हेलो बच्चों, कल हमने लेक्चर में पढ़ा था, हमने न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट कर रहे थे और हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है सेकंड न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए, आपको पता है ये एसिड हम क्यों यूज़ करें? न्यूक्लिक एसिड हमने एसिड टर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, वो दोनों ही डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक जो दोनों को जो है एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जो फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो है ये, ठीक है। तो जो आरएनए होता है ये बच्चों क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन हमने कुछ वायरसेस में देखा था कि वो डबल स्ट्रैंडेड भी था जब हमने वायरल डीएनए हमने पढ़ा था जेनेटिक्स में। तो और ये बनता कैसा है? जैसे डीएनए बनेगा ऑब्वियसली वैसे ही बनता है, पॉलीमराइजेशन यानी बहुत सारे मोनोमर्स मिलेंगे। और किस चीज़ के मोनोमर्स मिलेंगे? मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर मिलेंगे, और पर्टिकुलरली आरएनए के केस में किसके मोनोमर होंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स था, वैसे आरएनए में क्या मिलेगा आपको? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर। तो बहुत सारे जब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, उनका पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब तो बनेगा आपका आरएनए। अभी डीएनए से कैसे डिफरेंट है? ऑब्वियसली बार बार हम बोल रहे हैं कि आरएनए में राइबोस शुगर होती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो पायरिमिडीन प्रेजेंट है वो क्या होगा? यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, करेक्ट। अब कोई भी जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो किन तीन चीज़ों का बना होगा? एक तो होगी राइबोस शुगर जो पेंटोस शुगर है, दूसरा क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। तो जो नाइट्रोजन बेस आरएनए को बनाते हैं वो हैं एडेनिन, ग्वाइनिन, जो कि दोनों क्या है? हमारे प्यूरिन्स हैं, और यूरासिल और साइटोसिन जो कि हमारे पायरिमिडीन्स हैं, करेक्ट। ये तो 4 नाइट्रोजन बेस हो गए इसमें। और जो सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए का, उसमें 70 to 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि डीएनए में हमने पढ़ा था कि वहाँ थाउजेंड्स में नहीं, इनफैक्ट लैक्स में भी नहीं, मिलियंस में न्यूक्लियोटाइड्स थे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स थे टू बी स्पेसिफिक। यहाँ पे सिर्फ 70 to 12,000 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए बनाते हैं। अब क्या है जो बैकबोन है? अगेन जो हमने डीएनए के केस में पढ़ा था, जो बैकबोन होती है वो ऑल्टरनेट फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर की होती है। ऐसे ही आरएनए में भी क्या होगा? ऑल्टरनेट फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर की बैकबोन होगी। डीएनए के केस में फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस शुगर की थी शुगर की ही। मेनली अगर आप ब्रॉड टर्म्स में कहो तो शुगर जो है पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड जो है मॉलिक्यूल, ये बैकबोन बनाता है डीएनए के भी आरएनए के भी। डिफरेंस बस ये है कि डीएनए के केस में ये राइबोस शुगर ये जो आपकी पेंटोस शुगर है ये राइबोस शुगर होगी, और आरएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, और आरएनए के केस में ये जो आपकी पेंटोस शुगर है वो राइबोस शुगर होगी। तो फॉस्फेट ग्रुप है, फिर एक शुगर मॉलिक्यूल है, राइबोस शुगर मॉलिक्यूल है, फिर फॉस्फेट ग्रुप है, फिर राइबोस शुगर है, फिर फॉस्फेट ग्रुप है, फिर राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि जो ये सेकंड हमारा कार्बन है वहाँ पे क्या OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ना कि हाइड्रोजन ओनली, जो कि हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर में होता है। बाकी सेम ही रहता है इस पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर। तो ऑल्टरनेट फॉस्फेट ग्रुप एंड राइबोस शुगर मेक द बैकबोन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है। अब अगेन वही चीज़ है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, देखिए जैसे ये इस शुगर का फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है अपनी शुगर से ये कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा होता है, और दूसरे वाले सेकेंड न्यूक्लियोटाइड की शुगर से ये 3rd कार्बन पे जुड़ा होता है। ये देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर दूसरे राइबोस शुगर की 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है, और अपने राइबोस शुगर पे ये
कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है, राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ डीएनए में भी हमने पढ़ी थी, अगेन वही चीज़ यहाँ भी रिपीट हो रही है। और ये जो नाइट्रोजन बेस है, जैसे यूरेसिल, जैसे एडिनिन या साइटोसिन या ग्वाइनिन भी हो सकता है, ये कहाँ पर, इस राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा होता है। इस राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे कोई भी नाइट्रोजन जो बेस होगा वो जुड़ेगा। ये देखिए, ये भी कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। ये भी हमने डीएनए में एक्सप्लेन किया था, इनफैक्ट न्यूक्लियोटाइड्स में भी हमने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और ये जैसे डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है वो राइट एंगल में रहता है इस बैकबोन के, वैसे ही इसमें भी आरएनए के उसमें भी यही रहता है। अब आरएनए का फंक्शन क्या है? आरएनए के 2 मेन फंक्शन है। एक होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इनफैक्ट आरएनए का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। जो हमने वायरस के जब हमने पढ़ा था डीएनए, तब हमने देखा था कि कुछ जो वायरसेस हैं, जैसे कि राइबो वायरस, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो यानी 2 टाइप के आरएनए हो गए, एक हो गया आपका जेनेटिक आरएनए और एक हो गया नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो जेनेटिक आरएनए है, अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि जेनेटिक आरएनए में भी आरएनए 2 टाइप का हो सकता है, एक होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड और एक डबल स्ट्रैंडेड। जनरली आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, और रियो वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और जेनेटिक मटेरियल की तरह ये एक्ट करता है। लेकिन हमारा मेन चीज़ क्या है? नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए बच्चों, जहाँ भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे नॉन जेनेटिक आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है और वो उसका मेन फंक्शन होता है, और ये इनफैक्ट हर सेल में प्रेजेंट होता है। अब नॉन जेनेटिक जो आरएनए है, अगेन ये 3 टाइप का होता है। एक होता है, क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए बोलते हैं। एक होता है आपका ट्रांसफ़र आरएनए, जिसको कि हम टीआरएनए बोलते हैं। और एक होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको कि हम एमआरएनए बोलते हैं। ठीक है, नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप का हो सकता है। अब ये जो 3 टाइप के आरएनए हैं, हम अभी जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि जो डीएनए है वही ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस के थ्रू आरएनए बनाता है। तो ये जो तीनों टाइप के आरएनए होते हैं, ये डीएनए का जो टेम्पलेट है, यानी डीएनए का जो स्ट्रैंड है, उसके अलग अलग रीजन से ये ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। ट्रांसक्राइब मतलब जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ डीएनए टेम्पलेट। ओके, इसीलिए अगर डीएनए से ये आरएनए बन रहा है, तो यानी जो आरएनए का जो स्ट्रैंड होगा बेसिकली उसमें जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो डीएनए के स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है। ठीक है, कैसे? इसको हम फर्दर ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे अभी जेनेटिक्स में तब समझेंगे। अभी आप यही समझिए कि आरएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें जो भी नाइट्रोजन बेस होंगे उनका जो सीक्वेंस आएगा कि एडेनिन आ रहा है, फिर ग्वाइनिन आ रहा है, कि क्या आ रहा है ना, वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होगा जिस भी डीएनए से वो बन रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब जो ये 3 टाइप के आरएनए हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए हैं, ये न्यूक्लियस में बनते तो ये न्यूक्लियस में है, क्योंकि डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में है, तो ऑब्वियसली इनका सिंथेसिस कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और वहाँ जाके ये मिल के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं।
ओके तो सिंथेसिस एक जगह हो रहा है और इनका फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो है न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में होता है। अब एक एक करके आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। तो राइबोसोमल आरएनए जैसा कि नाम बता रहा है कि जो ये राइबोसोमल आरएनए है या आरआरएनए है, ये राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ अलग अलग ऑर्गेनेल्स, जब आपने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े होंगे, सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो राइबोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेल है और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन सिंथेसिस क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें आरआरएनए होता है। ठीक है, तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, राइबोसोम का होता है। इनफैक्ट किसी भी सेल में तीनों टाइप के आरएनए होंगे, एमआरएनए भी होगा, आरआरएनए भी होगा, ट्रांसफर आरएनए भी होगा, टीआरएनए भी होगा। लेकिन जो टोटल जितना भी आरएनए है किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में, उसमें मैक्सिमम 70 to 80% जो है आरआरएनए मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, ये जो राइबोसोम्स हैं उनके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं उनके कॉइल्ड फॉर्म में, उनके बीच में और उनके ऊपर। सो इट इज़ प्रेजेंट या इट लाइज कॉइल्ड इन बिटवीन एंड ओवर दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल उनके ऊपर और उनके बीच में कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। और इसका मेन काम क्या है कि टीआरएनए और आरआरएनए की मदद से ये राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये है आरआरएनए। अब बात करते हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए जो है इसको हम एसआरएनए भी बोलते हैं। एसआरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम होता है सॉल्युबल आरएनए। अब है टीआरएनए, इसको हम एसआरएनए भी बोलते हैं। एस से मतलब है सॉल्युबल से। ओके, अब जो किसी भी कोई भी सेल है उसमें जो 15% ऑफ टोटल आरएनए हमारा टीआरएनए होता है और ये सबसे छोटा आरएनए है। सबसे छोटा आरएनए मतलब इसको बनाने के लिए सिर्फ 70 to 85 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो चाहिए, यानी 70 से 85 70 to 85 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसको बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, इसमें जब 70 से 85 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं एग्जैक्टली, तो उसमें से कुछ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाते हैं। और इस मॉडिफिकेशन की वजह से जो टीआरएनए है उसमें थोड़ी कॉइलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, कॉइलिंग आ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजन बेस में थोड़े से मॉडिफिकेशन आ गए हैं। इसकी वजह से हमें टीआरएनए के दो कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं होते हैं। एक होता है इसका 2 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन जिसे क्लोवर लीफ बोलते हैं। और ये एक्चुअली टीआरएनए के दो स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो एक है 2 डायमेंशनल में हम इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं और 3 डायमेंशनल में हम इसको एल शेप बोलते हैं। ओके, तो ये 3 जो क्लोवर लीफ और एल शेप है ये टीआरएनए के ही क्या हैं, 2 स्ट्रक्चर्स हैं। और ये क्यों बने, क्योंकि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेसिस में थोड़े से मॉडिफिकेशन आ गए। अब हम इनको थोड़ा सा अब हम क्या देखेंगे कि अब हम इसको अच्छे से देखते हैं। ये वाला एल शेप 3 डायमेंशनल, इसको आप इसमें भी यही जितने लूप यहाँ बनाए हैं उतने ही लूप इसमें हैं, वही चीज़ इसमें है, लेकिन हम इसको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हम इसको 2 डायमेंशनल वाले स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब जो टीआरएनए होता है उसमें क्या होती है, अमीनो एसिड के जुड़ने की साइट होती है। ये है अमीनो एसिड, इस जो ये टीआरएनए है हमारा उसमें यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो अमीनो जो टीआरएनए है उसमें साइट होती है जहाँ पर अमीनो एसिड आके बाइंड करेगा। अब ये कहाँ पर होती है, ये जो 3' एंड होता है उस वहाँ पर होती है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, CCA यानी साइटोसिन एडिनाइन। ये हमारे लास्ट नाइट्रोजन जो न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजन बेसिस हैं, 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजन बेसिस हैं उनका सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब कि साइटोसिन और एडिनाइन वहाँ पे होना चाहिए, ये नाइट्रोजन बेस वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस CCAOH ग्रुप आपको ध्यान रखना है, CCAOH ग्रुप ये 3' एंड में होता है tRNA के, और यहाँ पे अमीनो एसिड आके जुड़ता है। जो ये OH ग्रुप है ऑब्वियसली ये शुगर का जो ग्रुप जो शुगर होगी उस न्यूक्लियोटाइड की पर्टिकुलर लास्ट वाले की, वो है, ये OH उसको दिखा रहा है, ठीक है, उसका पार्ट है। इसके जस्ट अपोजिट ये क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है। एंटीकोडॉन देखेंगे, कोडॉन एंटीकोडॉन डिटेल में जेनेटिक्स में। अभी आप देखिए कि इसके जस्ट अपोजिट एंटीकोडॉन होता है जो कि 3 नाइट्रोजन बेस का बना होता है, वो कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 3 नाइट्रोजन बेस का बना होता है एंटीकोडॉन, अपोजिट टू द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट और द AA बाइंडिंग साइट। इस एंटीकोडॉन का क्या काम होता है, एंटीकोडॉन क्या करता है, ये जो mRNA होता है यानी जो मैसेंजर RNA होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है। हाँ, ये मतलब ये मेरे टाइप का या जो मेरे पास नाइट्रोजन बेस है इस एंटीकोडॉन में उसके कॉम्प्लीमेंट्री इसमें है, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री mRNA में होते हैं, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको अगर वो सही है तो उसको अपने से अटैच करता है। तो इट इज़ फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैचिंग mRNA व्हाट एंटीकोडॉन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो लूप है वो है एंटीकोडॉन लूप। तो बेसिकली tRNA में तीन लूप्स हैं। एक है एंटीकोडॉन लूप जो कि 7 बेसिस का बना होता है, 7 नाइट्रोजन बेस का बना होता है और इसमें एंटीकोडॉन होते हैं, ठीक है। एक है राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है, ये 7 बेसिस का बना होता है। यही जो राइबोसोमल बाइंडिंग जो लूप है इसको हम ये लूप भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक और लूप होता है जो होता है आपका अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। ये एंजाइम्स और ये लूप्स के बारे में जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, इनका फंक्शन और बेसिकली हमें डिटेल में वहीं पर पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो ये जो लूप है जहाँ पर ये अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम आके बाइंड करेगा वो 8 से 12 नाइट्रोजन बेस का बना होता है। इस लूप को हम DHU लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DHU लूप, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, ओके, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप इसको बोलते हैं, जहाँ पर अमाइनो एसाइल सिंथेटेज आके आएगा। तो अगर आपका आता है tRNA का स्ट्रक्चर एग्जाम में तो आपको ये सब लूप्स बताने पड़ेंगे, ये लूप होते हैं और ऐसा ऐसा है, करेक्ट। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है कि ये जो, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड आके बाइंड कर रहा है तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम में। क्या करेगा, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोम में और फिर आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगा, करेक्ट। तो इसका पहला फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस क्या, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होगा। प्रोटीन तो एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन कुछ और पॉलीपेप्टाइड्स भी बॉडी में चाहिए होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स जो एंजाइम्स हैं वो भी पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड को राइबोसोम में ट्रांसफ़र करेगा और फिर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होगा। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। अब क्या होता है कि हर डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट tRNA होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं जो कि जिनको कि 2 से 6 tRNA उनसे जाके उनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से किसी भी सेल में मोर देन 100 tRNA मिलते हैं। तो ये ग्लोबल लीफ स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली एल शेप का जो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है इसका
टीआरएनए का, इसमें भी यही सारे लूप है। ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है, ये डीएचयू लूप है जो मैंने बताया था, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप है ना। उसके बाद ये अमीनो एसाइल एक्सेप्टर है। तो बट इसको क्या है ना कि इसको हम यहाँ पर उतना प्रॉपर्ली हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन हम, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो और उसमें बेटर हमको हर लूप दिख रहा है, ठीक है। ये बस आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट आरएनए होता है, लॉन्गेस्ट आरएनए होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। एमआरएनए का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये एमआरएनए का एक स्ट्रैंड है, ये लॉन्गेस्ट होता है। लेकिन किसी भी सेल में जो टोटल आरएनए होता है उसका सिर्फ 5% ये होता है। इसका मेन काम क्या है कि ये डीएनए से मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब है कोई ना कोई मैसेज लेके आ रहा है। तो ये क्या मैसेज लेके आ रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन ला रहा है, कौन सा मैसेज ला रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये लेके आ रहा है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लाता है कहाँ से, ऑफ कोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से उठाता है, लेता है, और फिर पर्टिकुलर जो भी उस इन्फॉर्मेशन से पॉलीपेप्टाइड बनना होगा उसको ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो भी इसमें जो इस एमआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बेस सीक्वेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, जो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम बोलेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्यों, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन बेस है, जो नाइट्रोजन बेस है उनका क्या सीक्वेंस है, प्रॉपर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस कुछ पर्टिकुलर एमिनो एसिड बनाते हैं एक्चुअली। तो ये इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कोड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और जो इन नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है एमआरएनए में जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है उन्हें हम, वो कोडॉन्स के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम कोडॉन्स बोलते हैं। ये कोडॉन्स क्या होते हैं बेसिकली, ये डिटेल में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना ये जान लीजिए कि ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे AGC है या GCA है ना। तो ये जो ट्रिपलेट्स हैं इन्हीं को हम कोडॉन्स बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर कोडॉन से एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनेगा, इस स्पेसिफिक कोडॉन से एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनेगा। और थोड़ा सा भी इन कोडॉन में अगर ए का जी यहाँ, जी का ए यहाँ आ गया तो जो अमीनो एसिड बनना है वो नहीं बन के कुछ और बनेगा, करेक्ट। जैसे कि हमने देखा था जब हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, सिर्फ एक ही उसमें डिफरेंट था, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से कि जो प्रॉपर हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन था वो ना बन के वहाँ पर कुछ और बन जाता है ना फिर। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। अब इसको बेटर आप जेनेटिक्स में जब हम पढ़ेंगे ना तब समझेंगे। तो आपको तो उस समय जब मैं जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे तो ये सब एक्चुअली पता होना चाहिए, कोडॉन्स और क्या इसका स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन यहाँ पर क्यों है, या यूरेसिल आरएनए में क्यों है, और थाइमिन डीएनए में क्यों है, ये सब। इसीलिए मैं इसको फटाफट 2 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। ये कोडॉन्स हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये कोडॉन्स जो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाते हैं किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में। अब इसमें क्या कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला है 5' टर्मिनस। जो 5' टर्मिनस या जो 5 एंड होता है एमआरएनए का, ये एक मिथाइलेटेड रीजन होता है और एक कैप की तरह ये एक्ट करता है। ये बेसिकली मिथाइलेटेड जी कैप कह सकते हैं इसे, मिथाइलेटेड जी कैप। जी इज़ फॉर ग्वाइनिन। क्या होता है कि ये जो कैप है यहाँ पर जो ग्वाइनाइन न्यूक्लियोटाइड है उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये मिथाइलेटेड जी कैप बन जाती है। अब इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये जो कैप है यहाँ पर ये राइबोसोम के से अटैचमेंट के काम आती है, ठीक है, राइबोसोम से अटैचमेंट के काम आती है। इसका पहला मेन काम ये है। और दूसरा ये है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो उसको कहीं टूट ना जाए, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड काम क्या है, इट प्रोटेक्ट ट्रांसक्रिप्ट। जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा
फ्रॉम ब्रेकडाउन। ओके, सेकेंड रीजन है इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन। ओके, ये या तो इसके डायरेक्ट बाद हो सकता है, इस मिथाइलेटेड जी कैप जो मैंने बनाई है इसके डायरेक्ट बाद इनिशिएशन कोडॉन हो सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में कभी कभी एक नॉन कोडिंग रीजन होता है। ये नॉन कोडिंग रीजन का मतलब ये है कि ये इसमें जो भी नाइट्रोजन बेस होगा उससे कोई भी कोडॉन की तरह एक्ट नहीं करेगा, यानी उससे कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनेगा, वो बेकार है। तो कभी कभी नॉन कोडिंग रीजन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है और कभी प्रेजेंट नहीं होता है। अभी इनिशिएशन कोडॉन क्या है? इनिशिएशन कोडॉन स्टार्ट कोडॉन होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, एक तरीके से इंजन कह लीजिए, जो पहला बनेगा या पहला अमीनो एसिड जो बनेगा, ये जो है ये हमेशा AUG होता है, जो कि एग्जाम्स में पूछते हैं कि इनिशिएशन कोडॉन इसमें से कौन सा, आपको ध्यान रखना है AUG। AUG कोडॉन हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है या इनिशिएटर होता है। और फिर आता है कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन में कितने भी कोडॉन्स हो सकते हैं, प्रॉपर कोडॉन्स हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएंगे, करेक्ट। फिर ये पूरा का पूरा कोडिंग रीजन है। इसके बाद है टर्मिनेटर कोडॉन, उसके बाद टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर कोडॉन होता है जिसे टर्मिनेटर कोडॉन बोलते हैं। ये जो टर्मिनेटर कोडॉन है ये अगेन आपको याद रखने हैं, ये सिर्फ 3 कोडॉन्स हैं जो टर्मिनेटर कोडॉन की तरह एक्ट करते हैं। और टर्मिनेशन कोडॉन, इन 3 जो टर्मिनेटर कोडॉन है इनका मतलब ये है कि अगर ये 3 कोडॉन आ गए, इन तीनों में से कोई भी आ गया, तो चेन वहीं पर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो वहीं पर रुक जाएगा। और आपको हमेशा याद रखना है UAA, UAG और UGA, ये जो 3 हैं ये टर्मिनेटर कोडॉन्स हैं। अगर ये कहीं भी इस कोडिंग रीजन के में आ गए तो वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी और चेन वहीं जो भी बन रहा है वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। और इन कोडॉन्स को हम टर्मिनेटर कोडॉन बोलते हैं। और ये एरिया अगर जिस एरिया में है वहाँ पर इसको हमने ये दिखा रखा है टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है, इस टर्मिनेशन कोडॉन के बाद फिर एक नॉन कोडिंग रीजन होता है, यानी कुछ ऐसे नाइट्रोजन बेस आ जाएंगे या नाइट्रोजन सीक्वेंस आ जाएंगे जो कि कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनाते हैं, ठीक है, उनका कुछ काम ही नहीं है, बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन है वो। उसके बाद लास्ट जो एरिया है हमारा है पॉली ए एरिया। पॉली ए एरिया ये टेल है, ठीक है, ये टेल है। पॉली ए का मतलब क्या है, एडिनिन, यानी यहाँ बहुत सारे जो एडिनिन होंगे वो होंगे, यानी यहाँ पर एडेनिन ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें एडेनिन होगा तो उसकी एक लंबी चेन होगी और ये टेल की तरह एक्ट करेगा इस mRNA की। और इसका काम क्या है कि ये स्टेबिलिटी देता है, ये RNA के मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, जिससे कि जो RNA है वो टूटता नहीं है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, या आप कह सकते हो उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो पॉली ए एरिया है या पॉली एडिनाइन एरिया है ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब तीनों RNA हमने पढ़ लिए हैं। अब इस mRNA के बारे में अगर बात करें तो जो ये एक mRNA होता है, ये जो मैंने एक mRNA का स्ट्रैंड बना रखा है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। इसमें जितने भी कोडॉन्स होंगे, सपोज यहाँ पर एक कोडॉन है, फिर ये कोडॉन तो मतलब ट्रिपलेट्स के फॉर्म में जो नाइट्रोजन बेस है, तो यहाँ पर अब ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, फिर ये दूसरा अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड, तो खूब सारे अमीनो एसिड बन जाएंगे, तो यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो एक mRNA जो है ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा और इसीलिए हम इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि प्रोकैरियोट्स के केस में, एक mRNA जो है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी बना लेता है और ऐसे RNA को हम बोलते हैं ऐसे mRNA को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये mRNA के बारे में कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से हम RNA मतलब कि इन जनरल RNA के फंक्शंस क्या हैं। ऑब्वियसली जो हम RNA के फंक्शंस पढ़ेंगे वो इंडिविजुअली mRNA, tRNA और rRNA के फंक्शन से होंगे। तो पहला तो ये है कि ये जेनेटिक कोड
जेनेटिक कोड, डीएनए का जो जेनेटिक कोड है उसके एक्सप्रेशन में ये इन्वॉल्व होता है, उसको एक्सप्रेस करता है कैसे, बाय फॉर्मिंग स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड्स, या ठीक है, या बाय फॉर्मिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स, मोर बेटर टर्म इज पॉलीपेप्टाइड। ओके, उसको एक्सप्रेस करेगा जो भी डीएनए के उसमें जेनेटिक कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी, यानी नाइट्रोजन बेस के जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी उसको एक्सप्रेस ये करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड बनाता है। दूसरा क्या है कि कुछ वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, रियो वायरस हो गया, तो उसमें ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तीसरा क्या है कि जो आरएनए होता है ये राइबोसोम्स का पार्ट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो जो आरएनए है वो राइबोसोम्स के क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, उसको बनाने के लिए कंपोनेंट होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं राइबोसोम्स के। उसके बाद जो आरएनए का प्राइमर होता है, इसको अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए जब तक कि हम जेनेटिक्स मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। जो एक आरएनए का प्राइमर जो होता है इट इज़ एसेंशियल, ज़रूरी होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए का रेप्लिकेशन बिना आरएनए के प्राइमर के नहीं हो सकता है, करेक्ट। इसको हम जेनेटिक्स में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो ये आरएनए होते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं ना, उनके फोल्डिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, फोल्डिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इनटू न्यूक्लियोइड, यानी जो प्रोकैरियोट का डीएनए होते हैं जब उसका जिनको फोल्ड होकर न्यूक्लियोटाइड बनना होता है, न्यूक्लियोइड बनना होता है, तब ये ज़रूरी होते हैं उस समय, ठीक है। न्यूक्लियोइड बनना होता है तब ये ज़रूरी होते हैं। और लास्ट है कि कुछ आरएनए एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करते हैं, जैसे कि राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। ये ऐसे आरएनए हैं जो कि एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर आरएनए कंप्लीट हुआ। अब एक बहुत छोटा टॉपिक हम लेंगे बाद में, डिफरेंसेस ऑफ आरएनए एंड डीएनए, और उसी के साथ मैं आपको शारगाफ्स रूल एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, एंड देन वी विल गो टू जेनेटिक्स। तो आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।